फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड स्टडी हॉल। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नया उत्तराखंड का है, उत्तराखंड यूनिक वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर तो होते हैं लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नया या इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाए। यूनिक में आपको क्या मिलेगा वो आप हमें बताइएगा वीडियो हमारी पूरी देखने के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूके वन लाइनर में जो हमारी क्लास चल रही है 1। और आई होप मतलब प्रयास हमारा यही है कि आपको डेली मिलता रहे। अभी आपको पहला कैसा लगेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्तराखंड यूनिक वन लाइनर में। सवाल है हमारे सामने कि लव एंड फैमिली लाइफ और लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? लव एंड फैमिली लाइफ तथा लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स ये पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों के लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है। तो सीधा सा जवाब हमारा होगा स्वामी राम के बारे में बात आई है। अगला सवाल है प्रसिद्ध शिकारी जिम एडवर्ड कार्बेट। तो ये जो जिम कार्बेट कौन थे? प्रसिद्ध शिकारी थे। तो प्रसिद्ध शिकारी जिम एडवर्ड कार्बेट किस देश के मूल निवासी थे? तो किस देश के मूल निवासी थे? केन्या के मूल निवासी थे। जिम कार्बेट का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। जिम कार्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट संग्रहालय कालाढूंगी मार्ग पर। ठीक है, इसके अलावा सवाल है तीसरा, महाकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? महाकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगोली हाट। और गंगोली हाट कहाँ आता है? पिथौरागढ़ में। गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। अगला सवाल है उत्तराखंड में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो डोलोमाइट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। वही चूना पत्थर वाली चट्टाने की बात आ रही है यहाँ पर, डोलोमाइट चट्टान। ठीक है, तो डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। अगला सवाल, अल्मोड़ा में मुख्य डाकघर की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में मुख्य डाकघर की स्थापना हुई थी सन 1905 में। ठीक है, अल्मोड़ा में जो मुख्य डाकघर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1905 में। तो हम थोड़ा अल्मोड़ा से रिलेटेड जान लेते हैं। यहाँ पर 1563 ईस्वी में राजा थे, चंद्रवंशीय राजा थे ये बालो कल्याण चंद। इन्होंने आलमनगर नाम से अल्मोड़ा को बसाया था। मतलब कि अपनी राजधानी भी इन्होंने इसी बनाया था। तो राजा चंद्रवंशीय चला था कुमाऊं में, चंद्र राजवंश। ठीक है, 62 राजा जिसके हुए थे। तो 62 में से बात आ रही है राजा बालो कल्याण चंद। जैसा कि अल्मोड़ा प्रसिद्ध रहा है, ऐतिहासिक नगर माना जाता है। ठीक है, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अहम भूमिका निभाता है अल्मोड़ा। तो 1563 ईस्वी में जब यहाँ पर चंद्र राजवंश चल रहा था, तो चंद्र राजवंश के राजा थे राजा बालो कल्याण चंद। इन्होंने क्या किया था, मुगल प्रभाव भी उस समय चल रहा था। तो मुगलों से तो खैर गढ़वाली जो राजा थे, जो परमार शासक थे, वो तो नहीं इतना भयभीत होते थे, लेकिन जो कुमाऊं थे वो थोड़ा बच के रहते। तो उनके प्रभाव के कारण इन्होंने क्या किया था, इन्हें ये स्थान पसंद आया। और पसंद आने की जगह पर इन्होंने क्या किया, इसे आलमनगर नाम दे करके इसकी नींव डाली इस नगर की, इसको बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। चंद राजाओं की बात आ रही है जिनकी सबसे पहली राजधानी चंपावत थी। ठीक है ना, इसी का स्थान आता है ग्रीष्मकालीन राजधानी विंसर विहार थी। तो 1563 ईस्वी में राजा बालो कल्याण चंद ने आलमनगर नाम से किसे बसाया था? अल्मोड़ा को बसाया था। फिर यहाँ हमारा सवाल होता है, अगली बात आती है, अगला सवाल है कि विज्ञान की कसौटी पर योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञान की कसौटी पर योग, योग ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब भी है स्वामी रामदेव। अगला सवाल है अनाशक्ति आश्रम। अनाशक्ति आश्रम पहली बात तो ये कि कौसानी में स्थित है। अनाशक्ति आश्रम बहुत फेमस है। अनाशक्ति योग टीका लिखा गया था यहाँ पे गांधी द्वारा। तो अनाशक्ति आश्रम कौसानी के स्थान पर पहले क्या था? आज तो हम अनाशक्ति आश्रम देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या था? तो इससे पहले आया था वहां पर टी फैक्ट्री, चाय की फैक्ट्री लगी हुई थी, जो वर्तमान में अनाशक्ति आश्रम है। इसके अलावा यहाँ पर गांधी जी ने भी वास किया था। वैसे ये बड़ा टूटा फूटा छोटी छोटी अवस्था में था, खंडर टाइप का। ठीक है ना, तो आज जो है अनाशक्ति आश्रम कौसानी में है। और कौसानी में इससे पहले इस स्थान पर क्या था, यहाँ पर चाय की फैक्ट्री लगी हुई थी। यहाँ पर किसने वास किया था? गांधी जी ने वास किया था। कौन सा लेख लिखा था? तो अनाशक्ति योग टीका जो लिखा था गांधी जी ने, वो भी कहाँ लिखा था?
इसी स्थान पर लिखा था अनाशक्ति आश्रम। स्थिति कहाँ जाएगी? कौसानी। इस स्थान पर पहले क्या था? ची फैक्ट्री, मतलब कि चाय की फैक्ट्री लगी हुई थी। ठीक है, चल रहा है। अगला सवाल है, कौन सा पौधा फूलों की घाटी की बर्बादी का कारण बना है? अब ऐसा कोई, मतलब फूलों की घाटी जैसे कि विश्व प्रसिद्ध है, इसमें कोई ऐसा पौधा है जो क्या कर रहा है इसकी बर्बादी का कारण? बर्बादी का कारण मतलब कि इसकी उर्वरता को कम करना है, जैव विविधता को कम करना, इसको नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। तो वह कौन सा पौधा है जो फूलों की घाटी के बर्बादी का कारण बना है? उस पौधे का नाम है अमेला या नटग्रास। ये पमेला भी हो सकता है, अमेला, पमेला या नटग्रास। नटग्रास की स्थिति आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पनपता है और फूलों की घाटी के बीच में, फूलों की घाटी की स्थिति ये सब है, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये नटग्रास पैदा होती है और ये क्या करती है? फूलों की घाटी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कौन सा पौधा? अमेला कहेंगे या फिर नटग्रास, उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं फूलों की घाटी का नाम आया तो उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं फूलों की घाटी के बारे में। देखिए, फूलों की घाटी को क्या और किसी नाम से भी जानते हैं? पिंडर घाटी। फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ है, इसे पिंडर घाटी या पिंडर वैली भी कहते हैं। अब बात आती है कि फूलों की घाटी स्थित कहाँ है, तो जिला आ जाए तो हम चमोली का नाम लेंगे, लेकिन अगर हिमालयी क्षेत्र में हमें बताना हो तो ये महाहिमालय क्षेत्र में, महाहिमालय कह सकते हैं या फिर बृहत हिमालय क्षेत्र में जो चमोली जनपद है उसमें फूलों की घाटी का विस्तार है। बात आती है इसके खोजकर्ता कौन थे, इसे खोजा किसने था? तो कामेट, इसमें खोजकर्ता में नाम आता है फ्रैंक सिडनी स्माइथ, इनके साथी थे होल्ड्सवर्थ और एक और नाम आता है एरिक शिप्टन। कहीं पर फ्रैंक सिडनी स्माइथ लिखा है, कहीं पर होल्ड्सवर्थ लिखा है, कहीं पर ये लिखा है। हमने तीनों ही नाम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो इसका खोजकर्ता फ्रैंक सिडनी स्माइथ, होल्ड्सवर्थ थे, एरिक शिप्टन। इन्होंने क्या किया था? एक कामेट पर्वत पर आए थे। कामेट पर्वत भी चमोली में है, जो कि कितनी ऊंचाई लिए हुए है कामेट पर्वत? 77-56 मीटर ऊंचा है कामेट पर्वत। दूसरी ऊंची चोटी आ जाती है नंदा देवी के बाद में। तो फ्रैंक सिडनी स्माइथ है या जो इनके साथी है वो आए थे 1931 में। 1931 में इन्होंने क्या किया था? कामेट पर्वत पर अभियान चलाया था। और 1931 कामेट पर्वत अभियान के दौरान अब ये भूल गए रास्ता, ये तीनों रास्ता भूल गए। जो ब्रिटिश पर्वतारोही थे, ये इंग्लैंड से इनका आगमन हुआ था, ये रास्ता भूल गए। रास्ता भूलते भूलते आप तो जानते ही हैं, जब इंसान उलझ जाता है तो वो सुलझ के कुछ नई चीज का आविष्कार ही करता है। ऐसा होता है ना, ज्यादातर जितने भी वैज्ञानिक है वो उन चीजों में उलझ गए, उलझने के बाद उन्होंने कोई ना कोई नया आविष्कार कर दिया। तो वही स्थिति आए तो थे कामेट पर्वत पर अभियान करने, लेकिन ये रास्ता इन्हें नजर नहीं आया, फिर पता नहीं क्या स्थिति रही। अब भूलवश में ये कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए फूलों की घाटी में। अब जब इन्होंने यहाँ के फूलों की घाटी को देखा, इतने प्रकार के ये फूल वगैरह देखे, तो ये तो देख करके चौंक गए। उसके बाद में इन्होंने फिर यहाँ पर आना किया और ये तब आए थे 1937 में। कब आए थे? 1937 में आए। और उसके बाद में फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया। पुस्तक का नाम भी वही दे दिया, वही वह फूलों की घाटी है, तो इन्होंने इंग्लिश में क्या नाम दिया? द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक। यानी कि 1931 में खोज हो गई, ठीक है, भूलवश, क्योंकि कामेट पर्वत पर ही अभियान कर रहे थे। उसके बाद में भूलवश ये जो सभी साथी थे इनका कहाँ आगमन हुआ? फूलों की घाटी में। उसके बाद में 1933 में इनका दोबारा आना हुआ। जब इन्होंने इसका वर्णन किया, सारे यहाँ पे 500 किस्म के फूल इन्होंने देखे, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के फूल देखे, तो इन्होंने सन 1938 में पुस्तक लिखी द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसी नाम से ही इस घाटी का नाम भी क्या पढ़ाया गया? फूलों की घाटी इसका नाम कर दिया गया। और पुस्तक कौन सी थी? द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि पुस्तक के राइटर कौन है? फ्रैंक सिडनी स्माइथ थे, ठीक है। बहुत सारे सवालों का जवाब। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कितना क्षेत्रफल है? 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। लेकिन ये अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने सौंदर्य की वजह से, अपनी जैविक विविधता के कारण बिल्कुल अलग है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं? तो ये सारी जानकारी आ जाती है किसके बारे में? फूलों की घाटी। सवाल था हमारा कि इसकी बर्बादी का कारण क्या बना है? अमेला या नटग्रास। लेकिन उसके अलावा भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी जा रही है। इसका जो जन्म हुआ वो पिंडर से हुआ है, पिंडर घाटी है, पिंडर वैली भी इसको कहते हैं,
खोज करता थे फ्रैंक सिडनी स्माइथ, इनके साथ ही थे होल्ड्सवर्थ और इनके साथ ये एरिक शिप्टन भी शामिल थे। इन्होंने खोज की थी 1931 में। हालांकि 1931 में क्या कर रहे थे, कामेट पर्वत पे अभियान कर रहे थे, लेकिन भूलवश ये रास्ता भूल गए और रास्ता भूलने की वजह से इनका आगमन कहाँ हो गया, फूलों की घाटी में चले गए। और वहां देख करके ये बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्यचकित भी हुए कि इतनी खूबसूरत जगह भी है दुनिया में, हमने तो इससे पहले नहीं देखी थी। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 87.5 किलोमीटर। वर्णन मिलता है जितनी भी इसके प्रकार हैं, जो भी इसकी स्थिति है, जितने प्रकार के फूल हैं किसमें है यहाँ पर, उसका जो वर्णन मिलता है द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक 1900, कहीं कहीं पर इस पुस्तक को 1937 भी दे रखा है और कहीं कहीं पर 1938 भी दे रखा है। इतना फर्क तो रहेगा, क्योंकि 1937 में खोज की थी 1931 में, लेकिन उसके बाद इनका फिर आगमन हुआ था। अब ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे इसको, विश्व प्रसिद्ध तो करना ही है। तो 1937 में फिर आगमन हुआ फ्रैंक सिडनी स्माइथ का, और उसके बाद इन्होंने इस पर पुस्तक ही लिख डाली द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा इसके जो फूल खिलने का समय है, जो फूलों की घाटी में जो फूल खिलते हैं, ब्रह्मकमल भी यही खिलता है, ठीक है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक यहाँ पर क्या है, फूल खिलने का समय रहता है। इसके अलावा यूनेस्को की सूची में, ठीक है, 1982 में इसे क्या किया गया था, यूनेस्को द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कि ये तो राष्ट्रीय नेशनल स्तर से होना चाहिए, और राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया भी गया। समय बीतता रहा और 2005 में इसे यूनेस्को ने क्या किया, जैविक विविधता के, इसकी जैविक विविधता, क्योंकि इसमें जो जीव जंतु वाली स्थिति आ जाती है, उसकी विविधता के कारण इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। विश्व धरोहर या ख्याति इसे घोषित किया गया था। इसके इतनी प्रसिद्ध है। तो कितने सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। हालांकि वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर में भी आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी। जन्म हुआ है पिंडर घाटी से, इसे पिंडर वैली भी कहते हैं, पिंडर घाटी भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो खोज हुई वो 1931 में किसके द्वारा हुई, फ्रैंक सिडनी स्माइथ, होल्ड्सवर्थ और एरिक शिप्टन। क्या चल रहा था वहाँ पे उस समय, कामेट पर्वत का अभियान चल रहा था। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 77-56 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है, तो 87.50 किलोमीटर। कौन सा है, फूलों की घाटी। वर्णन किसमें किया गया है इसका, द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा जो रामायण और महाभारत में हमें नाम मिलता है नंदन कानन, तो नंदन कानन नाम जो मिलता है वो फूलों की घाटी का ही मिलता है। किसमें मिलता है, रामायण और महाभारत में। फूल खिलने का समय जुलाई सितंबर अक्टूबर ये रहते हैं। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरुआत हो जाती है, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह यानी कि लास्ट तक क्या होता है, इसमें फूल खिलते हैं, जिसमें ब्रह्म कमल भी शामिल है। इसके अलावा 1982 में यूनेस्को द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया कि इसे ऐसे तो छोड़ना ही चाहिए, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला। और 2005 में इसे इसकी जैविक विविधता के कारण इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। इसके अलावा सवाल ये भी बनता है कि यहाँ पर कब्र किसकी है, फूलों की घाटी में कब्र किसकी है, तो 1939 में जब ये वापस चले गए, बुक का वर्णन हो गया, तो एक लेडी आई थी क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन की ओर से, ठीक है, जिनका नाम था जॉन मार्गरेट लेक। जॉन मार्गरेट लेक का आना हुआ था 1939 में। अब वो यहाँ पर फूल चुन रही थी, तो चट्टान से उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद उनकी मतलब समाधि उनकी यही बन गई। तो सवाल किसी भी तरीके से आ जाए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसी में ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। जॉन मार्गरेट लेक, तो फूलों की घाटी में किसकी कब्र थी, जॉन मार्गरेट लेक की कब्र थी। इनका आगमन कब हुआ था, 1939 में इनका आगमन हुआ था, ठीक है, काफी है। अगला देखें, उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड राज्य गीत क्या है हमारा, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। इसके रचयिता कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा हेमंत बिष्ट। कौन, हेमंत बिष्ट की बात आ रही है। उत्तराखंड संगीत राज्य गीत है, देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन के रचयिता हेमंत बिष्ट। अब इस गीत को जो संगीत, देखिए गीत और संगीत में फर्क होता है। गीत तो सिर्फ गाना होता है, लेकिन गाने के साथ साथ जो वाद्य यंत्र बजाने की कला होती है ना, वो संगीत के अंतर्गत होती है। तो इस गीत को संगीत और स्वर जो दिए हैं वो किसने दिए हैं, तो इसके लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी। सवाल में फर्क है, जो राज्य गीत लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाब होगा हेमंत बिष्ट।
लेकिन इस गीत को संगीत का रूप भी दिया और स्वर भी दिया अपने, वो किसने दिए हैं, तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का नाम आता है। इसके अलावा जो हमारा राज्य गीत है उसे गाने की अवधि जो है वो कितनी है, 9 मिनट की, अगर पूरा देखा जाए, ठीक है, 9 मिनट की अवधि है। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक अंतरा तो गढ़वाली भाषा में है, एक अंतरा गढ़वाली भाषा में और दूसरा अंतरा जो है वो कुमाऊनी भाषा में है। यह खासियत है, तो ये कुमाऊनी और गढ़वाली मिलाकर के पूरा हमारा उत्तराखंड राज्य का गीत तैयार करते हैं। तो राज्य गीत के रचयिता हेमंत बिष्ट हुए, इसको जो संगीत का रूप दिया या स्वर दिए हैं वो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने दिए हैं। हमारे राज्य गीत का जो अवधि है, गाने की अवधि है, वो कितनी है, 9 मिनट की है। इसके अलावा इसका विशेषता क्या है कि इसका एक अंतरा तो गढ़वाली भाषा में और एक अंतरा कुमाऊनी भाषा में है, जो कि इसकी विशेषता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है पाताल भुवनेश्वर, हालांकि ये गुफा है, मंदिर भी है, पिथौरागढ़ की बात है। पाताल भुवनेश्वर नामक जो धार्मिक स्थल है उसे अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो यदि हम कहते हैं नृसिंह मंदिर, रानी मंदिर, शेषनाग मंदिर, मोक्ष द्वार यदि हम कहते हैं तो वो हम पाताल भुवनेश्वर को ही कह रहे हैं। पाताल भुवनेश्वर की स्थिति जाती है पिथौरागढ़ में। अब ये इतना प्रसिद्ध जो है क्योंकि उत्तराखंड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपना रहस्य छुपाए हुए हैं, रहस्यमयी हैं, तो ये यहाँ पर रहस्यमयी गुफा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है, नृसिंह है, रानी है, शेषनाग, मोक्षद्वार, इन सब की स्थिति कहाँ जाएगी, पिथौरागढ़ में जाएगी। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आश्चर्य बनाए रहती है, अपना रहस्य बनाए रहती है। जैसे हम कहते हैं रूपकुंड की स्थिति, वहां से कंकाल मिले, ऐसी स्थिति बनाई है, वो रहस्य बना हुआ है। तो ऐसे ही पिथौरागढ़ में ये पाताल भुवनेश्वर गुफा है, ये भी अपना रहस्य लिए हुए है, मंदिर भी है यहाँ पर, तो ये अन्य नाम मिल जाते हैं पिथौरागढ़ की स्थिति। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड की प्राचीनतम फसल किसे माना जाता है, तो उत्तराखंड की बड़ी फेमस फसल है, बहुत ही प्राचीन फसल है। प्राचीनतम कहा गया है, प्राचीनतम फसल जो कहा गया वो कहा गया है मंडुआ। मंडुआ पौधों प्रतिदान आंसर रहता है, सभी ने देखा होगा। मंडुआ की स्थिति, मंडुआ पौधों भी कह सकते हैं इसको। इसकी जो खेती होती है वो होती कहाँ पर है, पर्वतीय भागों में, ठीक है। मंडुआ की खेती जो होती है वो कहाँ होती है, पर्वतीय भागों में। इसके अलावा जो इसकी जो बहुत ज्यादा मांग है वो किस देश से है, तो जापान में इसकी बहुत ज्यादा मांग बनी हुई है। जो मंडुआ हमारे पर्वतीय भागों में उगाया जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, कहाँ को निर्यात किया जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है, समझ रहे हैं। तो जापान में इसकी बहुत मांग है। अगला सवाल देख लेते हैं, शैलेश मटियानी का असली नाम क्या था। हालांकि नाम पूछा जा रहा है सवाल में, लेकिन मन नहीं मानता और बहुत सारी जानकारी आपको देने का इसमें प्रयास किया गया। देखिए शैलेश मटियानी का असली नाम अगर पूछा जाए तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी। क्या नाम था, रमेश चंद्र सिंह मटियानी। अब जैसा कि शैलेश मटियानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यदि मैं कह दूं कि कबूतर खाना, यदि मैं कह दूं हौलदार, यदि मैं कह दूं कि पोरी वाली से पोरी बंदर तक, ठीक है, या मैं कह दूं मुठभेड़, तो जब भी हम इन ग्रंथों का नाम लेते हैं, इन पुस्तकों का नाम, निबंध का नाम, उपन्यास का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने हमारे दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, शैलेश मटियानी जी का। तो आइए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। शैलेश मटियानी का असली नाम पता चल गया है, रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 में। देखिए 1931 की सन में फूलों की घाटी की खोज भी हुई थी। इसके अलावा 1931 की ये उत्तराखंड के इतिहास में एक तो 1930 की सन और एक 1931 अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मैं इनका ज्यादा विस्तार कर दूं, अगर मैं सन वाइज करूंगी भी, अगली वीडियो में ऐसे ही होगा। अगर सन का विस्तार हो गया तो इतनी घटनाएं हैं इसमें घटी हुई, इतनी घटनाएं हैं उत्तराखंड से ही रिलेटेड, बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिए 1931 में, अभी तो हमने बात की थी जब खोज हुई किसकी, फूलों की घाटी की। दूसरी घटना यहाँ बात की है कि जन्म 14 अक्टूबर 1931 में किसका जन्म हुआ था, शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था, यानी कि रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान था बाड़ेछीना। बाड़ेछीना कहाँ है, बाड़ेछीना दलबेट से हमें गुफाएं मिलती, अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा कहाँ है, कुमाऊं, उत्तराखंड, ठीक। तो जन्म 14 अक्टूबर 1931 में जन्म हुआ था किसका, शैलेश मटियानी जी का। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल यदि हम देखें तो इनका बड़ा फेमस उपन्यास है पोरी वाली से बोरी बंदर का। इसके अलावा मुठभेड़,
कबूतर खाना, गोलदार, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे उपन्यास है, ग्रंथ है, जब हम इनका परिचय देंगे, पूरा परिचय दिया जाएगा तो उसमें सारी घटनाएं जितनी भी रचनाएं इनकी वो सब आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग से जान लेते हैं। सन 1984 में क्या हुआ था, इन्हें फणीश्वर रेणु पुरस्कार मिला था। वो क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने गरीबों का वर्णन किया था, गरीबों की जो स्थिति होती है, उनका शोषण जो किया जाता है, उससे रिलेटेड इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, मुठभेड़। कौन सा उपन्यास था, मुठभेड़। तो मुठभेड़ के कारण इन्हें कौन सा उपन्यास मिला, सॉरी पुरस्कार मिला था 1984 में, फणीश्वर रेणु पुरस्कार इन्हें दिया गया था, शैलेश मटियानी जी को। इसके अलावा 1994 की बात आती है तो 1994 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई थी। समझ रहे हैं, डीलिट की मानद उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की कब गई थी, तो सन 1994। एक सवाल और बनता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही विश्वविद्यालय 1973 की बात आती है। जन्म 14 अक्टूबर 1931, मृत्यु आ जाए तो मृत्यु थी इनकी 24 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी, मृत्यु स्थान कहा था, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये मुख्य बात है, जब इनका परिचय दिया जाएगा, जब परिचय में हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी और बाकी जो है वो मिल जाएगी। अगला सवाल है, सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है, सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है, आंसर रहेगा बारूनी। बारूनी भी होता है, बारूदी भी नाम दे रखा है, बारूदी नदी के तट पर स्थित है। सहस्त्रधारा कहा क्यों गया है इसे, क्योंकि ये अनेक समूहों में यहाँ पर क्या होती है, धाराएं बहती हैं, ये बह रही है, ये बह रही है, ये बह रही है, तो बहुत सारी धाराएं हो गई ना, तो समूहों में धाराएं बह रही है तो क्या कहलाया जाएगा, सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब बहुत सारी धाराओं में धारा बह रही है। इसके अलावा गंधक युक्त जल वाला ये प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह सहस्त्रधारा की स्थिति जाएगी देहरादून में, आ जाएगी देहरादून में, सहस्त्रधारा देहरादून, ठीक है। गंधक युक्त जल वाला ये युक्त प्राकृतिक, अगर स्किन प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कौन सी नदी के तट पर है, बारूदी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल जो है हमारा यहाँ पर वो ये है कि देहरादून शहर के संस्थापक कौन थे। अब शहर के संस्थापक, सवाल तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए लेकिन हमें समझना है। जैसे हमने बात की थी कि अल्मोड़ा को आलमनगर नाम से बसाया था बालू कल्याण चंद ने, यहाँ बात आ रही है देहरादून शहर के संस्थापक। तो संस्थापक का मतलब ये हुआ कि देहरादून जो नाम मिला है ना वो उन्हीं के नाम पर मिला है। नाम आता है गुरु राम राय, गुरु राम राय की बात आ रही है, ठीक है। देहरादून शहर के संस्थापक गुरु राम राय। गुरु राम राय ने सन 1699 में धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना की थी। 1699 में गुरु राम राय का श्रीनगर में आगमन हुआ था। जब श्रीनगर में आगमन हुआ था तो इन्हें भूमि दान दी गई थी राजा द्वारा, ठीक है। भूमि दान दी गई थी तो वो धामावाला भूमि भी दान दी गई थी और इन्होंने 1699 में ही क्या किया था, उसमें धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना कर दी थी 1699 में। श्रीनगर आना हुआ था, देहरादून भी आए थे 1699 में धामावाला में आकर के इन्होंने ऐसा किया। तो ये जो झंडा दरबार है ये किस शैली में निर्मित है, जाहिर सी बात है मुगल शैली में ये है निर्मित है। औरंगजेब का काल चल रहा था उस समय, औरंगजेब का काल चल रहा था। तो इसे सन 1707 में, ये जो झंडा दरबार है इसे सन 1707 में उनकी पत्नी माता पंजाब कौर के द्वारा भव्य रूप में निर्मित किया गया था। मतलब और अधिक सुंदर और विशाल बनाने का प्रयास किया गया था। कब, सन 1707 में। अब जैसा कि यहाँ पर मुगल शैली में ये निर्मित है तो यहाँ सवाल ये भी बन जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। और ये प्रश्न भी प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है, हाल फिलहाल के एग्जाम में आया था। औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, मुगल शैली में निर्मित है ना, मतलब कौन सी शैली बनाई गई थी, मुगल शैली में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब सवाल आता है कि देहरादून के संस्थापक कौन थे। तो देहरादून के संस्थापक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब भूमि दान दी गई थी ये श्रीनगर इनका आगमन हुआ 1676 में आए थे श्रीनगर, ठीक है। 1699 की बात यहाँ आ रही है
तो देहरादून में इन्होंने क्या किया था, अपना डेरा बनाया था और अपने चेलों के साथ में ये कहाँ रहने लगे थे, यही रहने लगे थे। इन्होंने डेरा बना लिया था, तो वो डेरा क्या कहलाया, दून कहलाया। एक सवाल ये भी बनता है कि देहरादून कौन सी घाटी में बसा है, तो देहरादून जो है वो दून घाटी में बसा है। दून जो बना है वो बना है द्रोण से, क्योंकि सबसे पहले तो द्रोणाचार्य का नाम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। द्रोणाचार्य ने यहाँ पर वास किया, तो द्रोण नाम बचा, द्रोण को ही दून कहा गया। दून में किसने डेरा डाला था, गुरु राम राय ने डेरा डाला था, और ये कहलाया देहरादून। होते होते उच्चारण में फर्क हुआ और तब ये कहलाया वास्तविक देहरादून। तो देहरादून के संस्थापक माने जाएंगे। संस्थापक का मतलब है जिन्होंने वहां पर डेरा डाला था, अपना डेरा डाल करके वहां पर रहने लगे थे, वो कौन थे, गुरु राम राय थे। इन्होंने क्या किया था, 1699 में धामावाला में झुंझुनू दरबार की स्थापना की। कौन सी शैली में निर्मित है, मुगल शैली में निर्मित है। इसके अलावा सन 1707 में क्या हुआ था, इनकी माता पंजाब कौर के द्वारा भव्य रूप में, पत्नी माता पंजाब कौर के द्वारा भव्य रूप में इसे निर्मित किया गया था। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन रोज मिलेंगे। बाकी आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो हमारा, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम और नए से नए आपके लिए यूनिक प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।